नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी का एपीएससी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग का फिर वही PYQ के रूप में क्वेश्चन डिस्कशन होगा। मैंने बताया भी है कि अगले 10 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होगा। PYQ के माध्यम से मध्यकालीन भारत तथा उससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर समझ विकसित होगी और इसके साथ साथ बहुतों को बिहार के लिए जाना होगा। दिसंबर में शायद एग्जाम है उसका, नवंबर या दिसंबर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, कल से तो जियोग्राफी पॉलिटी का भी होगा, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिहार PCS के लिए रामबाण साबित होगा। वैसे भी हम लोग का जो मेन मकसद है IAS है, तो IAS के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। ये नहीं कि अभी PCS का एग्जाम आ गया तो PCS को देने के लिए हम लोग IAS का छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ फोकस IAS। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि पेपर हम लोग नहीं देंगे, पेपर तो देंगे, लेकिन जो मेन लक्ष्य है उसको पहले ध्यान में रखेंगे। समझ रहे होंगे आप? तो आज हम फिर उसी प्रक्रिया के तहत क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने। पहला क्वेश्चन क्या है? तराइन के प्रथम युद्ध में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन ही कोई नहीं होगा। पहला ऑप्शन है गौरी और जयचंद, दूसरा जयचंद और ऐबक, तीसरा गौरी और ऐबक, और चौथा है पृथ्वीराज चौहान और गौरी। देखिए पहले क्वेश्चन का जो अप्रोच क्या होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है तो जल्दी जल्दी में हम उसको करेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद अगर पूरा इसका क्वेश्चन जो है इसका पूरा आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको कई तरह से देखा जाता है। जैसे एनालिसिस करिए कि जो ऐबक है किसका गुलाम था? गौरी का। जब गौरी उस समय है भारत पर आक्रमण कर रहा तो उस समय ऐबक का कोई रुतबा नहीं है, तो ऐबक से तो गौरी का युद्ध होगा नहीं, तो ये ऑप्शन पहले कट गया। जब गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा है, अब जहां जहां ऐबक होगा वहां तो ये नहीं होगा, जैसे यहाँ पे नहीं होगा। अब क्वेश्चन फंस रहा है, इसमें ऐबक नहीं है और यहाँ ऐबक नहीं है। तो प्रथम युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता को लेकर भाग जाता है और विवाह कर लेता है, जिससे जयचंद रूठ जाता है और प्रथम युद्ध में गौरी की सहायता करता है और पृथ्वीराज चौहान के साथ द्वितीय युद्ध में सहायता करता है। और पहले युद्ध में, ये कहानी द्वितीय युद्ध का मैं बताया हूँ कि तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हुआ था वो, ये तो 1191 का समय है। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। जब गौरी यहाँ पे पराजित हुआ तो जयचंद से मिलता है और जयचंद पृथ्वीराज का ससुर हुआ करता है, और ससुर तो सिर्फ नाम का हुआ करता है क्योंकि ये बहुत विरोध करता है किसका? पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि उसकी बिटिया को लेकर भाग जाता है वो, इसलिए कोई भी भाई करेगा। तो दूसरे युद्ध में देखते हैं कि गौरी सहायता करता है किसकी? गौरी की सहायता करता है जयचंद, और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और उसी स्थिति के साथ साथ चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में गौरी जयचंद के बीच, और गौरी विजय हो जाता है और जयचंद हार जाता है। तो उस समय
जब ये गौरी की सहायता करता है तो इसी कारण इसको भारत का दूसरा देशद्रोही कहा जाता है। और जब हम लोग एंशियंट इंडिया पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो राजा अम्बी एक शासक हुआ करते हैं, उन्होंने सिकंदर की सहायता की है तो इसलिए उनको प्रथम देशद्रोही कहा जाता है और इसको दूसरा देशद्रोही कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते आया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते चला गया? किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते आया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते चला गया? तो बताइए। पहला ऑप्शन है ऐबक, दूसरा हुमायूं, तीसरा बाबर, चौथा आराम शाह। बताइए। हाँ तो बिल्कुल सही, हुमायूं के बारे में कहा जाता है शेर मंडल की सीढ़ियों से एक लाइब्रेरी हुआ करती है, उससे गिरने की वजह से लेनपुन एक लेखक हुआ करते हैं, इतिहासकार हुआ करते हैं, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, इसकी जानकारी कौन देता है? महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया, इसकी जानकारी कौन देता है? प्रिंसेप, लेनपुन, स्मिथ, इलियट। बताइए। हाँ तो बिल्कुल सही, इलियट देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर रूमी विधि का प्रयोग किस युद्ध में किया था? बताइए। बाबर रूमी विधि का प्रयोग किस विधि में किया था? आईएएस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन जो ये रूमी विधि है ना, अगर इसके जगह कुछ और मैं नाम लिख देता, या यूपीएस मैं थोड़ी क्वेश्चन बनाया हूँ, यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाई तो इसकी जगह कुछ और लिख दी होती, जो इसका सबसे पॉपुलर नाम है जो, तो जितने भी यूपीएससी कैंडिडेट जो गए थे एग्जाम देने सब मार देते हैं। लेकिन बात ये है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी अपना शब्द बदल दी, रूमी विधि कर दी। अगर इसी को मैं कहूँ कि रूमी विधि को ही तुलगमा विधि कहा जाता है, तुलगमा विधि, तो सब बता देंगे लोग कि तुलगमा विधि का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? हाँ तो बिल्कुल सही, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, बाबर की तरफ से किया गया था। तो वही है भाई, बस फर्क है शब्द का। तो यूपीएससी भाई शब्द की वजह से ही तो मानी जाती है एग्जाम सबसे हैवी कराने वाली, नहीं तो यही तो डायरेक्ट बीसीएस में क्वेश्चन बन जाता है कि तुलगमा विधि का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ये कभी नहीं बीसीएस में बना था कि रूमी विधि का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था। हाँ आने वाले समय में बल्कि बन सकता है, जैसे बिहारी का एग्जाम उसमें बन सकता है क्वेश्चन ये, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो रूमी विधि या तुलगमा विधि बात एक ही है, किस युद्ध में प्रयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? 5। दिल्ली के किस सुल्तान ने अशोक के 2 अभिलेख दिल्ली के लाल किला में लाया? बताइए, ऑप्शन ले लीजिए।
मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी बलबन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अशोक के दो अभिलेख, नाम भी बता दे रहा हूं, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ को, दो अभिलेख को दिल्ली के लाल किले में लाया। ऑप्शन है पहला मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया, फिरोज शाह तुगलक ने लाया, गयासुद्दीन तुगलक, और चौथा है बलबन। बताइए। तो बिल्कुल सही, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, दीन पनाह की स्थापना कौन किया था। दीन पनाह की स्थापना कौन किया था। तो ए अकबर, बी फिरोज शाह तुगलक, सी हुमायूं, और डी शेर शाह सूरी। बताइए। दीन पनाह की स्थापना कौन किया था। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है हुमायूं, और चौथा है शेर शाह सूरी। बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए बाबर, राणा सांगा, को बी ऑप्शन मेदिनी राय, बाबर, मेदिनी राय और बाबर, सी है हुमायूं, शेर शाह सूरी, डी शेर शाह सूरी, बाबर, और बाबर। बताइए कौन सा। चौसा के युद्ध
किसके किसके बीच हुआ था? पहली बात तो ये कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है राणा सांगा और बाबर के बीच, दूसरा मेदिनी राय और बाबर के बीच, हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी और बाबर के बीच। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 8, बकरौल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बकरौल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बाबर, अहमद मिर्जा, ऑप्शन बी बाबर, मेदिनी राय, सी बाबर, उसका मामा जो था महमूद शाह, और डी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। बताइए, बकरौल का युद्ध, पहली बात तो बकरौल का युद्ध हुआ कब था? अभी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताइए पहले आप। बकरौल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है बाबर और अहमद मिर्जा, जो उसका चचा हुआ करता है, बाबर मेदिनी राय, बाबर महमूद शाह, मामा हुआ करता है महमूद शाह, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। बताइए किसके किसके बीच हुआ था? हाँ तो बिल्कुल सही, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईएएस में रहेगा, पूछा गया है 2020 में पूछा गया है, और सब कुछ छोड़िए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? एकदम जैसे जैसे है, एकदम ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था इस बार 2020 में, 4 अक्टूबर वाले में जो हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? ऑप्शन लीजिए। पहला मद्रास की संधि, बी एक्स-ला-सैपल, एक्स-ला-सैपल की संधि, सी पेरिस की संधि, डी पांडिचेरी या पुदुचेरी, पांडिचेरी की संधि। बताइए, एकदम एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन, आधुनिक भारत से एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। हाँ तो बताइए। हाँ तो बिल्कुल सही, एक्स-ला-सैपल की संधि
हुई थी। एक स्लैश है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तो सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार हो रहा था, अरे सॉरी, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी का विस्तार हो रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार हम लोग देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध में हो रहा होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑप्शन लीजिए। सालबाई की संधि, बी पांडिचेरी की संधि, सी बसीन की संधि, और डी पेरिस की संधि। बताइए, यह भी एकदम आसान क्वेश्चन। सोचिए कि इस समय बहुत लोग कहते हैं कि, मैं खुद कहता हूं कि आईएएस में कभी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है लेकिन लिमिट जो उसका संख्या होता है वो कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट रहता है, लेकिन फैक्ट भी तो पढ़ना है। अगर फैक्ट ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा, रटना पड़ेगा ना, उसको पढ़ना है ये उसको। कम से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन इस बार 2020 में फैक्चुअल क्वेश्चन था, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन था। जैसे ये है, अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे, कालिदास किसके दरबार में रहते थे, एकदम सीरियल नंबर से था क्वेश्चन। बताइए इसको, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सालबाई पहला ऑप्शन है, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा बसीन, चौथा पेरिस। बताइए कौन सा सही है? ये मत समझिएगा कि मैं इस पे पहला क्लिक कर दिया हूं, दोनों तो यही सही है, ऐसा नहीं है। बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही, पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम लोग देख रहे होंगे आगे, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हम लोग कारण देख रहे होंगे कि एक तरफ हैदराबाद रहता है और एक तरफ कर्नाटक रहता है। हैदराबाद में जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते हैं, तो ब्रिटिश जिसका सपोर्ट करते हैं उसका नाम रहता है मुजफ्फर जंग, और उस समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल हुआ करता है जिसका नाम रहता है डुप्ले, वो सपोर्ट करता है नासिर जंग को, और उस युद्ध में नासिर जंग विजय हो जाता है। उस समय डुप्ले की स्थिति वर्चस्वता की रहती है, उस समय भारत में उसकी वर्चस्वता की स्थिति बनी रहती है। वहीं उसी समय कर्नाटक में स्थिति रहती है कि एक तरफ चंदा साहिब हुआ करते हैं और दूसरे तरफ का हम लोग देखते हैं कि उन्हीं का साला हुआ करता है, और उन दोनों के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में उसके साला का सपोर्ट करते हैं सब, क्या बोलते हैं, उनका नाम रहता है अनवारुद्दीन, और उसका सपोर्ट ब्रिटिश करते हैं, और चंदा साहिब का सपोर्ट डुप्ले करता है, और इस युद्ध में भी डुप्ले जीतता है, यानी चंदा साहिब जीतते हैं। तो यहाँ पे भी वर्चस्वता की भावना रहती है। और इसी समय आर्काट पर पश्चिम बंगाल वाले एरिया में आक्रमण करता है रॉबर्ट क्लाइव। तो स्थिति हम लोग पढ़े वीडियो में, उसको देखिएगा, बस थोड़ा सा था इसलिए मैं बता दिया। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? विकल्प लीजिए। सालबाई, बी पेरिस,
सी देवगांव, डी राजपुर घाट। बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम। इसमें तो विकल्प से ही समझ में आ जाएगा कि विकल्प ही मैं सबसे अलग दे दिया हूं इसमें। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? सालबाई, पेरिस, देवगांव, राजपुर घाट। बताइए। हाँ तो बिल्कुल सही, पेरिस की संधि से। तो तीनों कर्नाटक युद्ध का हम लोग देख लिए कि तीनों कर्नाटक युद्ध किस संधि से, पहला एक्सला-सेपल संधि से, दूसरा हम लोग देखें कि पांडिचेरी की संधि से, और तीसरा पेरिस की संधि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रथम मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? ऑप्शन, सालबाई, बी मद्रास, सी मंगलोर, डी श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम। बताइए, प्रथम मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध की बात कर रही है, किस संधि से समाप्त हुआ था? ऑप्शन पहला है सालबाई, दूसरा मद्रास, तीसरा मंगलोर, चौथा श्रीरंगपट्टनम। बताइए क्या होगा? हाँ सही बताया आपने, मद्रास की संधि से। प्रथम मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि से। उस समय मैसूर का नेतृत्व तो मैसूर का राजा हुआ करता है जिसका नाम रहता है हैदर अली। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? विकल्प, मंगलोर, बी श्रीरंगपट्टनम, सुरजी अर्जन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव, और सी बसीन, डी है सॉरी डी बसीन। बताइए क्या सही है कि द्वितीय मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बताइए। हाँ तो बिल्कुल सही, मंगलोर की संधि से। इस समय जो मैसूर का नेतृत्व करता तो कर रहा होता है हैदर अली, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी का पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के माध्यम से इस युद्ध में संधि हो जाती है जिसे मंगलोर की संधि कहते हैं। वीडियो में आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है, बहुत ज़्यादा समय हो गया, लाइब्रेरी जाना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल देखेंगे। तृतीय मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? ए श्रीरंगपट्टनम, बी सालबाई, सी बसीन,
डी देवगांव। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल देखेंगे हम लोग, मुझे भी लाइब्रेरी जाना है। तृतीय मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम, सालबाई, बसीन, देवगांव। बताइए। हाँ तो बिल्कुल सही, श्रीरंगपट्टनम की संधि। किससे हुआ था? टीपू सुल्तान उस समय मैसूर का नेता हुआ करता है। तो आज हम लोग 14 क्वेश्चन देखें, कल से फिर हम लोग इसके आगे कर रहे होंगे। और आज जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ 14, कम से कम इसमें से 3 से 4 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है, क्या बोलते हैं, बीआरपीसीएस में 5 से 6 क्वेश्चन बीआरपीसीएस में इसमें से रहेगा। तो उसको सही से देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कल।